जय जिनेन्द्र मैडम। Jay Jinendra sir. How are you, sir? How was your exam? Oh, perfect. It was just perfect. So we have concluded till I think 81 section, correct? 81, yes, sir. Okay. फर्स्ट आवर्स टू 2 आवर्स को हम ब्रेक डाउन करते हैं। 1 घंटे में हम पढ़ेंगे एंड देन रिमेनिंग 1 आवर वी विल डिस्कस द पेपर जो आपने सबमिट किया है वो। Okay, sir. तो सेक्शन 82 दो ही बातों के लिए बात करता है, पेटेंटेड आर्टिकल क्या है एंड पेटेंटी कौन होता है। तो फॉर द टाइम बीइंग जिसके नाम पे पेटेंट रजिस्टर्ड है उसे पेटेंटी कहा जाएगा। एंड नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर जयवीर शाह। जो भी आर्टिकल पेटेंट एक्ट की वजह से बना है, पेटेंट एक्ट के हिसाब से बना है, उस आर्टिकल को पेटेंटेड आर्टिकल कहा जाएगा। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 83 में, जहां पर है जनरल प्रिंसिपल एप्लीकेबल फॉर वर्किंग ऑफ अ पेटेंटेड इन्वेंशन। जो भी पेटेंटेड इन्वेंशन है उसमें कौन से प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। प्रिंसिपल इन द सेंस क्या क्या होना चाहिए, एक पेटेंट को क्या करना चाहिए। सबसे पहली Rules. बात, हाँ, इन्वेंशन आर वर्कड इन इंडिया। इन्वेंशन को इंडिया के अंदर वर्क करना पड़ेगा। अगर इंडिया के अंदर इन्वेंशन वर्क नहीं कर रहा है तो नहीं चलेगा। वर्कड इन इंडिया का मतलब कॉमर्शियल स्केल पे उसे वर्क करना है, वो कोई खरीदना चाहिए, किसी को बेचना है, लाइकवाइज उसका यूज होना चाहिए। सेकंड, नॉट फॉर इंपोर्ट्स ओनली। मान लीजिए किसी चाइना के पर्सन ने इंडिया में पेटेंट ग्रांट ले ली। अब वो पेटेंटेड इन्वेंशन को चाइना में ही बना रहा है, कह रहा है कि मैं क्यों इंडिया में बनाऊं, मेरी Okay. क्या जरूरत है इंडिया में बनाने की, मैं तो चाइनीज हूं, तो मैं चाइना में ही बना के इंडिया में सेल करूंगा। इट मीन्स इंडिया में वो सिर्फ इंपोर्ट करेगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप इंडिया में पेटेंटेड प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो आपको इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करना पड़ेगा। थर्ड, Okay. फॉर सोशल इकोनॉमिकल, सर टैबलेट से कनेक्ट हो रहा हूँ। फॉर सोशल इकोनॉमिकल वेलफेयर एंड बैलेंस राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। सोशल इकोनॉमिकल वेलफेयर इट मीन्स अगर आपके पेटेंटेड प्रोडक्ट की डिमांड है 5000 क्वांटिटी पर डे और आप उसको सिर्फ बना रहे हो 100 क्वांटिटी पर डे, तो देयर इज एन इम्बैलेंस between the requirement, demand and supply. So demand and supply must be matched. अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है तो आप किसी और को लाइसेंस दीजिए, बट कैसे भी करके आप जो डिमांड एंड सप्लाई है उसे सेटिस्फाइड कीजिए। सो सोशल इकोनॉमिकल वेलफेयर होना चाहिए, डिमांड जितनी है उतना आप सप्लाई कर सके वैसी चीज होनी चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट resist प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। मान लीजिए आपकी कोई एक दवाई थी जिसकी वजह से
कोई पब्लिक है वो ठीक हो सकता है, तो उसे दवाई ना मिल सके वैसी कंडीशन नहीं करनी है, रजिस्ट नहीं करना चाहिए, कहीं से भी वो उसे सपोर्ट कर सके। कोई पर्सन है जो नीडी है तो वो दवाई ले सके आपकी, वैसी होनी चाहिए। और आप उस पब्लिक इंटरेस्ट के लिए तो गवर्नमेंट आपके पास से क्या कर सकती है, वो पूरी की पूरी लाइसेंस मीन्स पेटेंट को ही रिवोक कर सकती है अंडर सेक्शन 66। So government taking measures to protect public health, correct? तो as per section 66 गवर्नमेंट अगर सोच रही है कि आपकी पेटेंटेड इन्वेंशन पब्लिक इंटरेस्ट में हो सकती है तो आपकी पेटेंट को रिवोक भी किया जा सकता है। 66 आएगा या 64 आएगा सर? 66 मैडम 64 इज अ रिवोकेशन, 66 रिवोकेशन। गवर्नमेंट। हाँ, गवर्नमेंट रिवोकेशन बाय द गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट। ओके सर। नेक्स्ट, एट रीजनेबल एंड अफोर्डेबल प्राइस टू पब्लिक। ऐसा नहीं कि बहुत ही महंगी दवाई आप बेचें या महंगा पेटेंटेड प्रोडक्ट बेचें, वो बहुत ही रीजनेबल एंड अफोर्डेबल प्राइस पे होना चाहिए, अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे मिलना चाहिए। So these are the general principle, write it down and then we will move अगर forward. ऐसे इंपोर्ट Is there any प्रोडक्ट्स doubt? का पेटेंट का इधर राइट्स नहीं है तो कितने लोग इधर प्लान करेंगे सर? लाइक एप्पल प्रोडक्ट, हाँ दे विल नॉट डू इट हाँ, हियर, राइट? मैन्युफैक्चरिंग। करेंगे। अब हो रही है ना, ओके अब देखो हो रही है। अगर नहीं किए तो फिर आपके पेटेंटेड राइट्स चले जाएंगे। ओके सो दिस आर दी जनरल प्रिंसिपल्स कि अगर आप इंडिया में पेटेंट है आपके पास तो दिस शुड बी सेटिस्फाइड, ये सारी कंडीशन को वो सेटिस्फाइड करना चाहिए। सर, मैं सेकेंड पेपर हाफ मेरा हो गया सर, मैं आज रात को या कल मॉर्निंग तक सबमिट कर देती हूँ। Okay. एक्चुअली भाई सब लोग आ गए मेरे, 3-4 दिन से ऐसे ही चल रहा है मेरे साथ। सेम वैसे ही होता है। मेरे साथ भी वैसे ही हो नहीं, रहा है। सरप्राइज देंगे 8 बोल के सब दिसंबर लोग आ को गए। मैडम की एनिवर्सरी थी, वेडिंग हाँ, सब लोग एनिवर्सरी। सरप्राइज के लिए या आए फिर। हाँ, तो सब लोग इसीलिए आए। ये ओके। सरप्राइज देने आए थे सर, मुझे पता भी नहीं था वो लोग आ रहे हैं। अच्छी बात है ना मैडम। मेरे घर में भी सर कोई ना कोई आते रहते हैं। आपकी तो वो छोटी जो नीस है वो बहुत ही बढ़िया है। थैंक कल यू सर। हाँ। लड़कियां सर बहुत यानी समझ जाता है सब यानी सर, बहुत। मुझे पता है ना, मैं 4 दिन के हाँ बाद मेरी बेटी को मिला हूँ, वो भी सुबह सुबह वो हाँ सो रही थी। अब मैं जाऊंगा उसको, उसके साथ तो अब खेलूंगा मैं। हाँ। चलिए। अब समझता सर उसको, जैसे कपड़े वगैरह बैग वगैरह लिए तो सब पता हाँ, चल कि जाता घर है आने कि वाले मामा बाहर जाने हैं। वाला है। खुद ही लेके आती है सर फिर शूज वगैरह। सर इस बार लेकिन केस स्टडी बहुत बहुत डिफिकल्ट है सर। होता है मैडम। मैं तो ड्राइविंग बहुत डर वैसे, गई। लड़कियां ड्राइविंग करती है वो भी डिफिकल्ट है मैडम। आप करते करती हूँ सर, हम्म, कैसे भी माउंटेन हो, कुछ भी हो कर लेती हूँ। कर लेते हैं, बस। तो अगर आपको घूमने जाना है तो आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए। वैसे अगर आपको पेटेंट एजेंट बनना है तो आपको सर ऐसी बट केस मैं इस स्टडी। बार एक्चुअली मैं बहुत डर गई, अगर ऐसा तो क्वेश्चन आएगा तो क्या करूँ ऐसे। हो जाएगा मैडम, डर भी लगना जरूरी है। जब डिस्कशन का टाइम होगा तब क्वेश्चन पूछती हूँ सर, मुझे जो डाउट है। आपके पेपर को चेक किया जाएगा, सर के पेपर को भी चेक किया जाएगा, जो भी गलत आंसर होंगे उसका जस्टिफिकेशन भी मांगा जाएगा। जी और सर। अगर कोई करेक्शन होगा तो करेक्शन भी किया जाएगा। सर 1 सेकेंड, ओके। can only one point is left, 1 second.
सर के अमेंडमेंट रिलेटेड ही है सर, रिलेटेड टू अमेंडमेंट। क्या क्वेश्चन है? सेक्शन 80 रिलेटेड टू अमेंडमेंट्स है ना, अमेंडमेंट्स स्पेसिफिकेशन। हम्म 81 टू 83 सेक्शंस। 82 एंड 83 रिलेटेड टू अमेंडमेंट्स। सर चैप्टर 9 दिख रहा है कि अमेंडमेंट ऑफ एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन और एनी डॉक्यूमेंट रिलेटेड देयर टू। चैप्टर 9 लिखा हुआ है ना सर? हाँ। हाँ, ये सेक्शन नंबर 82 पे है, ये कंपलसरी लाइसेंसिंग के चैप्टर है। हम्म। आगे बढ़ेंगे, क्लियर होगा सर। अभी अभी स्टार्ट होगा जी। मेन सेक्शन। एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ द पेटेंट एक्ट ये है सेक्शन 84। 84, कंपलसरी लाइसेंस। कौन कौन फाइल कर सकता है कंपलसरी लाइसेंस? दो लोग कर सकते हैं। एक तो है पर्सन इंटरेस्टेड, दूसरे हैं एग्जिस्टिंग लाइसेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कब कर सकते हैं? आंसर है आफ्टर 3 3 है years ऑफ ग्रांट ऑफ पेटेंट पेटेंट। एंड 6 months ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो जो भी पेटेंट है वो 3 बरस हो चुके होंगे उसको ग्रांट से, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, जो भी पेटेंटी है, मान लो मैं एग्जिस्टिंग लाइसेंसी हूं, तो मैं पेटेंटी के पास जाऊंगा, मैं कहूंगा कि देखो मैं कंपलसरी लाइसेंस के लिए अप्लाई करने जा रहा हूं, बट अगर आप चाहते हैं तो पहले मैं आपके साथ वर्क करता हूं, पहले हम आपके साथ वर्क करते हैं, आप कंपलसरी लाइसेंस के क्राइटेरिया में आ रहे हो, उससे बचने के लिए काम करते हैं। वो कहता है कि नहीं, मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा, उसे कहते हैं अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। तो वो एटलीस्ट 6 महीने तक का अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट का पीरियड होना चाहिए, 6 महीने। यानी 3 बरस अगर आपके डेट ऑफ ग्रांट से कंप्लीट हो रहे हैं तो उससे पहले 6 महीने पहले सॉरी जी, एग्जिस्टिंग लाइसेंसी है या पर्सन इंटरेस्टेड ने उनसे पूछा हो कि भाई आप कंपलसरी लाइसेंस में आने वाले हो, ऐसा करो कि आप मेरे साथ वर्क करो, मैं कह रहा हूँ उस तरीके से काम करो, तो आपकी जो ये पेटेंट है वो कंपलसरी लाइसेंस में नहीं आएगी। तो 6 मंथ का अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट आप समझ पाए? 6 महीने पहले एग्जिस्टिंग लाइसेंसी ने या फिर पर्सन इंटरेस्टेड ने पेटेंटी को पूछा हुआ होना चाहिए और पेटेंटी ने मना किया हुआ होना चाहिए कि हाँ मैं नहीं आपके साथ आगे बढ़ रहा हूँ। इसी वजह से आप क्या करेंगे, कंपलसरी लाइसेंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। वैसी कौन सी कंडीशन है, पहले कंडीशन बता देता हूं फिर आपको शायद क्लियर हो। 6 महीने में कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होनी चाहिए? तीनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो पर्सन इंटरेस्टेड या एग्जिस्टिंग लाइसेंसी कंपलसरी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन, रीजनेबल रिक्वायरमेंट नॉट सेटिस्फाइड। जो रीजनेबल रिक्वायरमेंट है, जो छोटी सी रिक्वायरमेंट है, वो सेटिस्फाइड नहीं हुई। दूसरा, नॉट अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइस, वो अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल नहीं है। तीसरा, नॉट वर्कड इन इंडिया, इंडिया में काम कर नहीं रहा है। मैं इसको सिंपल से मैनर में 3 क्राइटेरिया सेटिस्फाइड करता हूं। पहला तो वो इंडिया में वर्क नहीं कर रहा है, सो नंबर 1 थिंग। दूसरा, वो एफोर्डेबल प्राइस पे नहीं है, नंबर 2 थिंग। एंड तीसरा, डिमांड एंड सप्लाई सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, रीजनेबल रिक्वायरमेंट आर नॉट मैट। तो ये तीनों में से कोई एक भी कंडीशन स्ट्राइक होती है, कोई एक भी कंडीशन स्ट्राइक होती है, तो एज बीइंग अ पर्सन इंटरेस्टेड हमें क्या करना है? हम जाएंगे पहले पेटेंटी के पास, उसको कहेंगे कि देखो आपकी रीजनेबल रिक्वायरमेंट की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, या फिर कहेंगे कि आपका पेटेंट वर्क नहीं कर रहा है इंडिया में, या फिर कहेंगे कि आपका पेटेंट एफोर्डेबल प्राइस पे नहीं है इंडिया में। पेटेंट ही कहेगा ओके नहीं है तो कुछ बात नहीं,
मैं तो अपने काम से ही काम रखूंगा, आप अपने काम से काम रखिए, यानी मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा, मैं इसको सस्ता नहीं करूंगा, मैं इसे इंडिया में वर्क करने के लायक नहीं करूंगा। ओके तो वाह, आपने जिस दिन वो चीज पूछी वहां से 6 महीने के बाद आप कंपलसरी लाइसेंस के लिए जा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उस पेटेंट को कितने बरस कंप्लीट हो चुके हो, 3 years. 3 years. So that is the meaning of 6 month of unsuccessful attempt. Is that clear? Yes, sir. गौरव सर? हाँ सर। सर हमने सेक्शन 84 का यानी कीवर्ड लिया है क्या कंपलसरी लाइसेंस? जी नहीं, it is जी जी जी। compulsory license only. आप कहाँ पर ये पढ़ रहे हैं? सर 84 बेयर एक्ट में रिस्टोरेशन ऑफ पेटेंट है ना? नहीं तो it is 80 compulsory license. सर आप रूल पढ़ रहे हैं, सेक्शन पे आइए। सॉरी सर। 84, 85, 86 रूल है रिस्टोरेशन से। सॉरी 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 सर। कोई कोई बात नहीं है सर। मैंने रूल को भी यानी हाईलाइट करके रखा है ना, अच्छी ऐसे बात है सर। बॉक्स बॉक्स करके रखे हैं मैंने चैप्टर। गलतियां होनी चाहिए, गलतियां होने के बाद ही पर्सन एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। जो गलतियां नहीं करता है वो कभी भी सही डायरेक्शन को अचीव नहीं करता है। मेरे तो सीधी मिस्टेक हो गई। होते हैं ना। जी जी। आगे बढ़े। 1 second, sir. सर रूल भी हम यानी लिमिटेड, ऐसे जैसे सेक्शन वाइज जा रहे हो वैसे रूल्स नहीं जाएंगे ना? रूल्स बहुत यानी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वाली कवर करेंगे ना? रूल्स इंपॉर्टेंट ही कवर करेंगे। अगर हमारा रिवीजन हो गया, सब कुछ टाइम बचा, तो फिर पूरा रूल्स भी करेंगे, क्यों, प्रॉब्लम क्या है उसमें? सर रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है सर, अब मुझे लग रहा है। हम्म, जैसे जैसे आ, वॉल्यूम बढ़ेगा तब तो लगेगा ही मैडम, लगना ही अभी चाहिए। तो exactly 30 days left. आ, टारगेट रखना पड़ेगा सर अभी। Have you done paper 2? गौरव सर को पूछ रहे हैं? हम्म. हम्म। गौरव सर अभी पेपर 1 ही दे रहे हैं। करना है अभी। हो जाएगा। डन सर। Done, sir. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा फॉर्म फाइल करके पर्सन इंटरेस्टेड या एग्जिस्टिंग लाइसेंसी कंपलसरी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो फॉर्म का नंबर है फॉर्म नंबर 17। रूल में मेंशन है, रूल नंबर 96 में मेंशन है। एक्चुअली जो रूल नंबर 96 से 101 तक के रूल है वो कंपलसरी लाइसेंस से रिलेटेड रूल्स हैं। तो वहां से हमने स्टार्टिंग की। रूल नंबर 96, फॉर्म नंबर 17। Form 17, sir. यस मैम, फॉर्म Rule से। number 96 to 106. रूल नंबर 96 टू 101।
अब कंट्रोलर के सामने रिक्वेस्ट सेटिस्फाइड हो चुकी है, रिक्वेस्ट मिली है कंपल्सरी लाइसेंस के लिए। कंट्रोलर रिक्वेस्ट को अगर मान लीजिए कि रिजेक्ट करते हैं कि नहीं, मैं आपको कंपल्सरी लाइसेंस नहीं दे सकता हूं, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, हमारे पर्सन इंटरेस्टेड या एग्जिस्टिंग लाइसेंसी 1 महीने के अंदर अंदर हियरिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये लिखा है रूल नंबर 97, लिख लीजिए। अगर कंपल्सरी लाइसेंस की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी जाती है तो 1 महीने में हियरिंग हो सकती है। सर आज शाम को क्लास होगा सर? हाँ मैडम, हम ट्राई करेंगे कि आज शाम को भी क्लास रखें। कितने बजे पूछ रहे? आप बताइए। सर आई एम ओके विथ 6 o'clock ऑल्सो सर। ओके गौरव सर, आप? 6, 5:30। अच्छा हाँ 5:30 तो आप? हम्म। हाँ सर, 6। 5:30। 5:30 is also okay sir, 5:30 to 6:30 like that। तो वैसा करेंगे, अभी 4 PM को हम क्लास एंड करेंगे एंड देन वापस 5:30 to 5:30 6:30 वापस को एक ज्वाइन। क्लास रखेंगे। हम्म, यस सर, यस सर। अब मान लीजिए कि कंट्रोलर ने हाँ कह दिया कि हाँ, मैं आपको कंपल्सरी लाइसेंस दे रहा हूं, आई एम सेटिस्फाइड विथ योर एप्लीकेशन, तो उसे ओपोज कर सकते हैं पेटेंटी एज पर सेक्शन नंबर 87 विद इन 2 मंथ्स। और पेटेंटी की ये 2 मंथ्स कहां से स्टार्ट होंगे, जब कंट्रोलर ने हाँ कह दिया कि हाँ मैं आपको कंपल्सरी लाइसेंस देने वाला हूं, तो कंट्रोलर उसकी एक नोटिस किसको भेजेंगे, पेटेंटी को भेजेंगे। और पेटेंटी वहां से क्या कर सकता है, उसे ओपोज कर सकता है। इज इट क्लियर? एनी डाउट? यस नो सर। सर ये S87 is section 87 सर। Patentee has to reply within 2 Patentee months, is can it? oppose within 2 months by filing Patent, form number 14. 2,400 rupees. Yes. Patentee can oppose within 2 months from the date of notice. from the date of notice। सर कुछ भी होगा तो पेटेंटी को तो इन्फॉर्मेशन मिलेगा ना, वेदर मिलेगा, कंपल्सरी और लाइसेंस। जहां से उसे इंफॉर्मेशन मिली वहां से 2 महीने में वो ओपोज भी कर सकता है। यस सर। और ये सारी कंडीशन कहाँ पर मेंशन है, रूल नंबर 98 में। रूल नंबर 98। ओके सर। Sir, why compulsory license cannot be applicable during national emergency? है ना, Hmm. it is under section number 92 but not as per section number 84. Okay, okay. नेक्स्ट, ये जो हियरिंग की रिक्वेस्ट है Yes. वो 10 दिन पहले करनी होगी, जो भी टाइमलाइन एंड हो रहा है उसके 10 दिन पहले।
जैसे कि कंट्रोलर ने डिसीजन दिया कि आपको कंपलसरी लाइसेंस नहीं मिल सकता है, तो अब 1 महीने के अंदर अंदर रिक्वेस्ट करनी है हियरिंग की। तो 1 मंथ जब कंप्लीट हो रहा है उससे 10 दिन पहले करना पड़ेगा। जैसे कि पेटेंटी अगर मान लीजिए लाइसेंस के लिए हाँ कह दिया कंट्रोलर ने, और बाद में पेटेंटी उसे ओपोज करना चाहता है, तो पेटेंटी को कहाँ से 10 दिन पहले करना होगा? जिस दिन उसको नोटिस मिली वहां से 2 महीने के 10 दिन पहले करना होगा रिक्वेस्ट फॉर हियरिंग। सेम लाइक 55 वो रूल नंबर में जैसा है वैसे हियरिंग करना सर, जी 10 days बिफोर। हियरिंग जब भी होगी तो वो एज पर रूल नंबर 57 to 62 ही होगी। ओके सर। यस सर। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 85 में आते हैं। आप सेक्शन नंबर 84 का सारा काम हो गया, देख लो, या कुछ भी बाकी रहा है तो पूछ लो। अभी तो आ गया सर। सर व्हाट इज दिस 10 D? ओके 10 days बिफोर हियरिंग। आगे बढ़े। यस सर। फिर आता है सेक्शन नंबर 85। सेक्शन नंबर 85 बात करता है रिवोकेशन ऑफ पेटेंट बाय कंट्रोलर फॉर नॉन वर्किंग। पेटेंट रिवोक भी हो सकती है आफ्टर कंपल्सरी लाइसेंस। कब? आफ्टर 2 years फ्रॉम द कंपल्सरी लाइसेंस। कंपल्सरी लाइसेंस को भी 2 बरस हो चुके हो, उसके बाद में भी पेटेंट रिवोक हो सकती है। कौन कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर पर्सन इंटरेस्टेड कर सकते हैं। कौन सा फॉर्म फाइल करके? फॉर्म नंबर 19 फाइल करके। वो भी किस में मेंशन है? रूल नंबर 96 में मेंशन है। और इसकी भी नोटिस कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी पेटेंट को रिवोक करवाना चाहती है जो कंपलसरी लाइसेंस में थी और उसके 2 बरस हो चुके हैं, उसकी भी नोटिस पेटेंटी को जाएगी और कंपलसरी लाइसेंसी को भी जाएगी। वहां से 2 महीने के अंदर अंदर विदिन 2 months वो पेटेंटी या पर्सन इंटरेस्टेड फॉर्म नंबर 14 फाइल करके उसे अफोर्ड। ओपोज भी कर सकते हैं। सर 1 second, कंपलसरी लाइसेंस को 2 years के बाद रिवोक कर सकते हैं? पेटेंट को, नॉट कंपलसरी लाइसेंस को, पेटेंट को ही रिवोक कर सकते हैं। कब? कि मान लीजिए एक बार कंपलसरी लाइसेंस दे दिया गया पेटेंट पे, फिर भी वो इन्वेंशन ये 3 में से कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही है, हम्म, तो रिवोक कर सकते हैं। तो रिवोक तब कर वो सकते। लाइसेंसी को अफेक्ट नहीं करेगा सर? लाइसेंसी को अफेक्ट करेगा ना, कंपलसरी लाइसेंसी एंड पेटेंटी दोनों को अफेक्ट करेगा, क्योंकि फिर कंपलसरी लाइसेंस नहीं होगा वहां पर, पेटेंट ही चली जाएगी। तो उसका ओपोज कर सकते हैं कंपलसरी लाइसेंसी भी और पेटेंटी भी। ओके सर। वो 2 years from compulsory license. हम्म Okay, before that they cannot revoke the patent. हम्म
Yes. sir. और ये जो प्रोसीजर है, जो भी प्रोसीजर होगी इसका, डिसीजन कंट्रोलर को विद इन 1 ईयर लाना होगा। कहाँ से? फॉर्म नंबर 19 फाइल किया वहां से। इसका डिसीजन विद इन 1 ईयर, फॉर्म नंबर 19 की डेट से विद इन 1 ईयर में आना चाहिए। अब आते हैं सेक्शन नंबर 86 में। सेक्शन नंबर 86 ऐसी बात करता है कि मान लीजिए आपने कोई पेटेंट फाइल की थी, बट गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से वो पेटेंट आप वर्क इन इंडिया नहीं करवा पा रहे हो। क्या नहीं करवा पा रहे हो? जो पेटेंट जिस पर्पस के लिए आपने बनाया था उसमें कोई गवर्नमेंट की रेगुलेशंस की वजह से, मान लीजिए कि आपने एक ड्रग बनाई पैरासीटामोल, और पैरासीटामोल के कोई ऐसे कंपाउंड्स बनाए, डीडीटी, डीडीटी बनाई, डीडीटी जैसा पाउडर फॉर्म बनाया, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कि अगले 2 बरस के लिए कोई भी डीडीटी का यूज नहीं करेगा। अब वो 2 बरस के लिए आप कैसे उसको कॉमर्शलाइज कर पाओगे? इट इज टेंड्स टू इम्पॉसिबल, क्योंकि एक साइड गवर्नमेंट ने ही रूल लगाया है और दूसरी साइड आपकी पेटेंट भी उसी टाइम पे ग्रांट हुई है। तो ऐसे कंडीशन पे पेटेंटी क्या कर सकता है? ऐसे कंडीशन पे जैसे ही पेटेंटी को अपनी पेटेंट, मान लीजिए कि वो कंपल्सरी लाइसेंस में जाती हुई दिखे, तो वो पेटेंटी जा सकता है कंट्रोलर के पास और कह सकता है एडजमेंट के लिए। एडजमेंट किस चीज के लिए? कि मुझे 12 महीने की मोहलत दो, मैं ये सारी चीज ठीक करके देता हूं। जैसे गौरव सर, आपने क्या कहा? सर मैंने कहा कि आप कब करोगे ये पेपर्स और ये एग्जामिनेशन सारी कवर कब करोगे? तो आपने कहा कि सर मुझे 2 हफ्ते का टाइम दो, मैं ये सारे कंप्लायंस कंप्लीट करके देता हूं। वैसे ही सर यहां पर लिखा हुआ है कि पेटेंट ही मांग रहा है 12 महीने का टाइम, कि अभी तक भले ही ना ये सेटिस्फाइड हुआ हो, मगर मुझे 12 महीने का समय दो, मैं ये सेटिस्फाइड करके देता हूं। अंडरस्टूड सर? सर रियल टाइम में स्टारलिंक का एग्जांपल ले सकते हैं? स्टारलिंक स्टारलिंक जो इलॉन मस्क की कंपनी है, वो सैटेलाइट वो के सैटेलाइट से लिए इंटरनेट प्रोवाइड करती है, हाँ। प्रोवाइड उसका करते हैं। तो एग्जांपल? सर ने गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि वो ड्यू टू यानी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी जो प्राइवेसी, जो जो डेटा है वो इजीली श्योर हो पाएगा, गवर्नमेंट का इंटरफेस नहीं रहेगा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वो टावर वगैरह की यूज ही नहीं होंगे। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे यूज करने के लिए मना किया है, तो गवर्नमेंट। हाँ, तो सर सही है, अगर ऐसा है तो सही किया है गवर्नमेंट ने। करेक्ट सर? नेक्स्ट। ओके। बस। तो 85, देखिए हमने 5 सेक्शंस कवर किए, 82, 83, 84, 85 एंड 87। 82, 83, 84, 85 एंड 87। एनी डाउट इन इट? नो सर। सॉरी, 86 भी हो गया, 86 एंड 87, 82, 3, 4, 5, 6, 7। मैं लिख लेती हूँ सर। जी मैडम, लिख लीजिए। Sir, any form to adjourn
एडजमेंट के लिए फॉर्म नहीं है मैडम, रिक्वेस्ट करनी है, तो फॉर्म नंबर 30। Sometimes government rules makes it difficult, then adjournment is from rules expiry. मतलब सर sometimes हाँ मैडम देखिए, मान लीजिए कि जब आप एडजमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं हाँ सर तब भी वो रूल एप्लीकेबल है, तब भी वहां पर वो जो कंडीशन है कि डीडीटी का यूज नहीं करना है, वो अभी भी चल ही रही है, अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। तो फिर आपको 12 महीने का एडजमेंट कब मिलेगा? जब वो पहले तो वो कंडीशन निकल जाए, फिर 12 महीने, यानी वो रूल जब निकल जाएगा वहां से 12 महीने का एडजमेंट मिलेगा। ओके सर डन मैम आप अपने आंसर शीट को भेजिए, कौन पेपर। सा फर्स्ट वन सर हाँ, फर्स्ट वन यही है। हाँ यस सर तो पेंसिल यूज कर सकते हैं क्या? ये कर ब्लैक नहीं सर, एग्जाम में नहीं, एग्जाम में नहीं, एग्जाम में एनी ब्लू पेन या ब्लैक पेन ही यूज करते हैं। बॉल पेन? आपने भी दिया है ना सर पेपर? हाँ, इनकम्प्लीट दिया था सर, और बीच में छोड़ के दिया था। 3 भी दिया है ना? 3, हाँ सर 3। ये रहा। हाँ ये 3 है सर, ये 3 का कंप्लीट करना है। 2 का दिया था शायद सर। सर आज 3 कम का करना है सर, डिस्कशन। जी, कि आपका और मैडम का साथ में हो जाए ना, फिर 2 के लिए मैं नहीं, 2 का भी चेक नहीं हुआ है मैडम का, तो फिर 2 भी कर लेंगे। करेक्ट, 2 भी चेक हाँ नहीं हुआ है ना मैडम आपका? नहीं हुआ सर 2 करेक्शन अभी नहीं हुए ना? नहीं नहीं चलिए, सर ने 3 में बहुत ही कम आंसर दिए हैं, तो हम 2 के साथ चलते हैं। ये रहे गौरव के 2। करेक्ट सर। ये आप है ना हाँ मैडम, आप और गौरव सर ये ओपन करके रखेंगे, तो मैं डायरेक्टली आंसर्स निकालता हूँ इसके। जी जी। एक सेकेंड कहाँ रख रही हूँ? आपने वैसे टिक करके ही रखा है। हाँ मैं तो टिक करके ही रखी हूँ दोनों सब कुछ। नहीं मैं ये देख रही हूँ कि मैं ये क्वेश्चन पेपर ढूंढ रही हूँ। ओ दोनों में लास्ट टाइम भी सेम आया इस बार भी सेम आया सब 33। अगर आपके 33 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इट मीन्स आपके स्कोर हो रहा है 70 टू 80, 70 या 80 के बीच में। थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एज चाहिए, 5 मार्क्स का एज चाहिए, 5 मार्क्स का।
बस 5 मार्क्स का एज आ गया आपके पास, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। सर कट ऑफ कट ऑफ 50। सर वो मार्क्स इस तरीके से होते हैं ना कि फर्स्ट वाले में ये होता है, फर्स्ट जो 1 to 30 क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के है, 2 मार्क्स इच। 31 to 40 है वो 1 मार्क ईच है, और 41 to 50 है वो 3 मार्क्स ईच है। सर स्ट्रैटेजी भी बता दो सर, पहले सेक्शंस अरे सर यानी पहले पूरा पढ़ लीजिए, स्ट्रेटजी तो उनके लिए होती है जो पूरा पढ़ते हैं। हाँ सर। बाकी स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती है सर, कितना भी स्ट्रेटजी ले लो, वरना तो सब लोग स्ट्रेटजी ही करते, पढ़ते कौन। हाँ सर। हाँ सर पढ़िए आराम से, फिर स्ट्रेटजी अपने आप चलेगी दिमाग में। ओके, क्वेश्चन 1 का आंसर सी आपका है मैडम, शीतल मैडम। पेपर 2 है सर। पेपर 2, हाँ एग्जाम 2 पेपर 1। एग्जाम 2, हाँ सी है सर। कब से आपका? हेलो, हाँ सर। कौन सा है सर आपका आंसर एग्जाम 2 पेपर 1? एग्जाम 2 पेपर 1, हाँ सी 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 सी। ओके, सेकंड क्वेश्चन मैडम सी है आपका? नहीं सर, आपका सी। सी है। तो चलिए, मैडम का सी नहीं है तो हम सेकंड क्वेश्चन को पहले देखते हैं। 2 3 5 रॉन्ग। 2 3 5 6 7 8 9 सारे रॉन्ग? फर्स्ट या उसी में ज्यादा रॉन्ग मिले सब, बाकी सेकंड रो पूरा राइट, 11 to 20 ऑल करेक्ट। ऐसे थोड़ी ना होता है मैडम, आप कहीं पर ऊपर नीचे कर दिए हो आंसर को तो फिर। पता नहीं सर, 2 3 5 6 7 8 9 ऑल दीज आर रॉन्ग। पढ़िए मैडम, क्या समझ में आ रहा है आपको? During the prosecution of a patent application relating to a mechanical prototype, the controller examined the complete specification and accompanying drawings but found that the technical operation of the invention was still unclear. The controller issued a direction requiring the applicant to submit a functional mode of the invention. Which of the following statements is correct? The model submitted becomes a permanent part of the specification and is used to determine priority date. यस और नो? I think no. नो, कभी भी जो मॉडल है वो पार्ट ऑफ अ स्पेसिफिकेशन नहीं बन सकता है। नहीं बन सकता है। Submission of the model is mandatory in all mechanical cases. ये नहीं है सर. It's not compulsory. सी। The model must be submitted before the application is found in order for grant, but it does not form part of the specification. Yeah, it does not. ये तो correct है. डी। The applicant may refuse to submit the model and the controller must still proceed with it. सर शायद मैं कंफ्यूज होके गलत हो चुकी हूँ सर यहाँ पे। क्या है आपका आंसर, क्या था? आपने कौन सा डी लिखा है सर मैंने, अभी मुझे लग रहा सी इज द करेक्ट आंसर। परफेक्ट। सॉरी सॉरी। क्वेश्चन तो 3 इसमें इशू है कि क्वेश्चन 2 में इशू है कि कंट्रोलर ने एग्जामिन किया है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन अकम्पनिंग ड्राइंग। तो इसमें इशू है कि टेक्निकल ऑपरेशन जो है वो अनक्लियर है, और इशू डायरेक्शन किया है कि टू सबमिट द फंक्शनल मॉडल ऑफ इन्वेंशन। Model invention, yeah, but the model must be submitted. Okay, before. Okay. C is the right answer. I हाँ सर। अलग ध्यान से। सर क्वेश्चन नंबर 3। 3 पढ़िए मैडम। Mr. Vikram, a mechanical engineer, filed a patent application on 12th May 2022 with a complete specification titled Multi-Terrain Robotic Mobility System. The specification described two major inventions:
a four-wheel adjustable suspension system for adapting to uneven terrains, a self-stabilizing gyroscopic mechanism to maintain robotic balance on slopes. Upon exhibition, the controller raised an objection that the claims relate to more than one invention. Mr. Vikram then filed a divisional application on 10th October 2023, directing its source towards the gyroscopic mechanism. To strengthen the claim scope, Mr. Vikram included new design features and test results of the gyroscopic system that were not present in the original complete specification. Which of the following statement is correct regarding the treatment of such a divisional complete specification? पहला स्टेटमेंट. The new design features and test data are allowed since the gyroscopic system is a part of the original subject matter. The new design features and test data are allowed since the gyroscopic system is the part of the original matter. The complete specification in the divisional application must be limited only to the matter already disclosed in the original specification. तो पहले में नया डिजाइन फीचर टेस्ट डेटा अलाउड किया जाएगा. नया आप कुछ डेटा ऐड कर सकते हो. यस और नो. नहीं कर सकते. We cannot do. फिर Second दूसरा. is correct. ओके. तीसरा. The new matter can be retained if the controller accepts it. But वैसा कुछ है नहीं option. The divisional application complete specification may include future enhancement as it treated like a fresh patent. फ्यूचर एनहांसमेंट उसके अंदर आ सकते हैं. नहीं. तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? B. बी इज द करेक्ट आंसर. मैंने सी किया है. तो सी था या बी था उसमें? आंसर की में क्या था? The new matter can be retained if the controller accepts. एक ही मिनट में आंसर की मेरे मोबाइल में ओपन कर लेता हूँ. यहाँ पे मैंने लिखा है नोट्स में कि डिविजनल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 16 must rely only on a matter disclosed in a first mention in a सर patent मैं या application. फिर ये दोनों मैंने कोई डिस्टरबेंस की वजह से New ऐसे subject, आई डिडंट रीड इट प्रॉपर्ली. new subject matter, new design features, test result cannot be added. ये थर्ड में भी है. Section 16. जी सर, कोई डाउट? नहीं सर. सर फोर्थ मेरा करेक्ट है सर. सर आपका आंसर क्या है फोर्थ में? फोर्थ में ए. A is right answer. A is wrong answer. B is correct answer. तो इसमें इशू क्या है? एग्जाम के में 4A ही है ना सर. रॉन्ग. नहीं. इसमें कंट्रोलर ने फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट में इशू ऑब्जेक्शन रेज किया है. तो इन्होंने जो एफपीआर में भी इनकम्प्लीट किया हुआ है, यानी इनकम्प्लीट दिया है, तो कंट्रोलर ने रिटर्न करने के लिए बोला है फॉर द रीसबमिशन विद द करेक्शन. इसमें सर उन्होंने फाइल नहीं किया है विद इन द टाइम पीरियड, और वो एक्सपायर हो गया है प्रिस्क्राइब टाइम उनका यानी फाइल करने का. तो उन्होंने डायरेक्ट हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाली कि विद इन टाइम फ्रेम के पहले फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम. एप्लीकेशन इज नॉट अवेलेबल बिकॉज़ द हाई कोर्ट यानी उन्होंने फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट में प्रॉब्लम हुआ है कि फाइल नहीं कर पाए, और प्रिस्क्राइब टाइम के पहले ही हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर दी कि आई एम अनेबल टू फाइल द फर्स्ट एग्जामिनेशन. जो कंट्रोलर ने ऑब्जेक्ट किया था, ऑब्जेक्शन रेज किया पहले था. स्टेटमेंट का मीनिंग यह है सर. द एप्लीकेशन स्टैंड्स अबेंडन्ड अमेंडेंट रहेंगे immediately upon इमीडिएटली जो स्क्राइब. सो यानी
उनका टाइम जो है फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट का वो यानी नहीं हुआ है, तो एप्लीकेशन यानी पेटेंट तो फाइल होगी नहीं, पब्लिश भी नहीं होगी, और एग्जामिनेशन भी नहीं होगा सर उसका, यानी फॉर्म 18 से, पर कंट्रोलर ही अप्रूव नहीं करेगा सर वो, तो एप्लीकेशन अबेंडन डेट रहेगी ऑन प्रिस्क्राइब टाइम के बाद। फिर हाई कोर्ट जो यानी डिसीजन रहेगा उस डिसीजन पे डिपेंड करेंगे, अबेंडन रहेंगे, इट्स डिपेंड अपॉन द हाई कोर्ट डिसीजन कि यानी एप्लीकेशन को यानी प्रिस्क्राइब टाइम मान देना लेते हैं चाहिए कि ये नहीं। सही है, फिर भी पढ़ो। B is application is not abandoned because High Court appeal was filed within a prescribed time and extension time will be granted by the हाँ हाँ यही बोलने चाहता हूँ स्टैंड अमेंडमेंट हाँ सर फिफ्थ मेरा राइट है सर। हाँ फिफ्थ याद है मैडम? फिफ्थ इज करेक्ट। फिफ्थ भी करेक्ट है आपका? अभी तो बोले आप 5 6 7 8 9। नहीं नहीं, फोर्थ गलत था, फिफ्थ करेक्ट था सर। 6 7 8 9 इज रॉन्ग। तो ये समझ में आया आपको कि क्यों बी इज द करेक्ट आंसर? यस, आई अंडरस्टूड सर। ओके। 6 7 8 9। सर आपका फिफ्थ सही है फिफ्थ वैभव बी सर? है, आंसर इज बी फिफ्थ। हाँ तो फिफ्थ मैंने का बी किया है सर। बी किया है तो सही है। हाँ आते हैं सिक्स्थ में, पढ़िए मैडम। Dr. Neha Pradhan, a renowned mechanical engineer, developed a novel biodegradable gearbox lubricant system for आपको नहीं लग रहा मैडम कि काफी टाइम ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें पहले हमें ऑप्शन पढ़ने चाहिए? चलिए Okay, एक बार ये एक्सरसाइज कर लेते हैं, सीधा ऑप्शन पढ़िए। okay, sir. The patent is invalid because the invention was both publicly displayed and published before the priority date. ये गलत ही अगर होगा। हाँ गलत है, चलिए। The patent is anticipated since the invention was used during the exhibition by third parties without express written consent from the inventor. The patent is anticipated since the invention was used during the exhibition by third parties without express written consent from the inventor. ये भी नहीं होगा लग रहा है सर। नहीं होगा, एग्जामिनेशन से 12 महीने के अंदर अंदर फॉर्म नंबर 31 फाइल कर दो, वो सारी पब्लिकेशन आपके अगेंस्ट में नहीं आएगी। Yes. सी। The patent is not anticipated as both the display and the publication occurred within the inventor's consent under exempted circumstances and the application was filed within the prescribed 12-month period. ये तो correct. डी। The patent will be invalid unless the inventor can prove that the public use of the invention during the exhibition was only experimental. मैंने D लिखा था सर, क्यों? पता नहीं, अभी लग रहा है C करेक्ट। सर आया समझ में, सी इज द करेक्ट आंसर ये। सी। हम्म। हाँ सर, सेक्शन सी का सी है। What was इसमें क्या है सर, इसमें पोस्ट ग्रैंड अपोजिशन है, तो anticipation question? Question number 6. क्वेश्चन नंबर What is your answer? फिर 7 भी ऐसे करेंगे सर, पहले आंसर पढ़ लेते हैं। अब मुझे लग रहा है सर, something no we have to learn. Since Dr. Sen is not सी an सी क्या है? your सी answer है ना? is correct. सही है। Since Dr. Sen is not an Indian citizen, violation does not apply to him. ये तो हो नहीं सकता है। इंडियन सिटीजन हो या ना हो, वायलेशन तो अप्लाई हो Violation सकता to there is no violation because the foreign application was filed by the foreign patent attorney based in the United States. ये भी नहीं हो है। सकता। चलेगा? नहीं नहीं हो चलेगा। सकता। There is नहीं। violation as Dr. Sen being resident in India was required to obtain prior written permission from the controller before any foreign filing, especially while secrecy direction were in force. ये possibility है।
No Next. violation occurred since the PCT filing happened more than 6 weeks after the Indian filing. No इन्होंने violation. सर इसमें इनिशिएट स्क्रूटनी हुए है फॉर वायलेशन ऑफ सीक्रेसी डायरेक्शन ऑफ द पेटेंट पहले एक मिनट रुकिए सर। मैडम फोर्थ का स्टेटमेंट का क्या आंसर है? No violation occurred since the PCT filing happened more than 6 weeks after the Indian filing. मतलब PCT फाइल हो गई थी सर 6 weeks हो आफ्टर 6 weeks he filed PCT application तो no violation ऐसा नहीं हो सकता है तो 6 it is weeks C PCT PCT तो फाइल ही नहीं applicable करते। it also designate to India सही है बस। अभी पर सम सर मुझे सर मुझे हम्म लगता है कि पीसीटी फाइल नहीं हो सकती ना सर इंडिया में उन्होंने सही बात है सर, डी ऑप्शन गलत है। D is wrong I also have done सी इज द करेक्ट आंसर। ये सर जो पेटेंट सॉरी अप्लीकेंट है वो फॉरेन नेशनल है पर इंडिया में 3 साल से रह रहे हैं तो इन्होंने 15 मार्च में किया है उसके बाद FCR फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट फाइल करने के बाद ही उन्होंने यानी कंट्रोलर इशू करेगा ना सर सीक्रेसी डायरेक्शन तो उन्होंने यानी ये किया है कि स्क्रूटिनी किया है तो उसके पहले ही इन्होंने फाइल रिप्लाई न देने से पहले ही इन्होंने पीसीटी फाइल कर दिया है हम्म तो रिटर्न परमिशन लेनी चाहिए थी सर बिफोर फाइलिंग अब्रॉड तो द सीक्रेसी डायरेक्शन इन फोर्स द वायलेशन हुआ है सर हम्म वायलेशन 2 है सर तो इसके कारण बी ऑप्शन कैंसिल हो गया डी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया ऑप्शन ए नहीं तो सी हो सकता है सी इज द सर करेक्ट आंसर। ए में भी वायलेशन में बोला है सर वायलेशन डज नॉट अप्लाई टू तो ऑप्शन सी रहेगा मगर सर मगर सर सिंस डॉक्टर सेन इज नॉट एन इंडियन सिटीजन, अब इंडियन सिटीजन और वायलेशन का क्या रिलेशनशिप है? कुछ रिलेशनशिप नहीं है। सेक्शन नंबर 35 से 39 में बात होती है रेसिडेंस ऑफ इंडिया, नॉट सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो हाँ सर रेसिडेंट है ना सर 3 साल से मगर यहाँ पर तो देखो सिटीजन लिखा है ना। इज नॉट अ सिटीजन हाँ तो करेक्ट हम्म ही गलत ही होगा सर सिटीजन राइट ना सर जी जी, सी इज द करेक्ट आंसर सर। नेक्स्ट मैडम। सर वायलेशन का कीवर्ड लिया है तो वायलेशन वायलेशन ए में भी वायलेशन है डी में भी वायलेशन है बी में भी वायलेशन है ऑप्शन सी बचा है सर एट यहाँ पे नंबर। ना फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आ मतलब इट इज वेरी क्लियर सर क्लेम 1 का डिस्क्लोजर हुआ है 5th April 2023 क्लेम 2 का 5th August 2023 these two are correct अभी the question is on 3rd April 2024 BioRevive filed a complete specification incorporating the disclosure from both provisional applications. The claim in the complete specification included claim 1 which was directed toward the chemical structure and composition of BRT-97 and claim 3 which was directed toward the formulated so and so integrating subject matter from both provisional A and B determine the correct priority dates for claim 1 and 3 claim 1 का तो 5th April है करेक्ट है सर अभी claim 3 का 5th August या 3rd April पता नहीं सर सर इसमें ये मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है सर ये मैंने अटेम्प्ट नहीं मैंने मैं एग्जाम में आता तो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया नहीं तो ऐसे तुक्का मार दिया सर मैंने सर आप पेपर 3 तो नहीं देख रहे ना? आप नहीं पेपर सर 3, एग्जाम 3 पेपर 1 तो नहीं देख रहे ना? मुझे थोड़ा डाउट आ रहा है फार्मास्यूटिकल नहीं फार्मा नहीं 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 सर ओके कोई बात नहीं। यहाँ पर नहीं प्रायोरिटी नहीं डेट सर ऑफ क्लेम 1 बायो रिवाइव थेराप्यूटिक्स। अब फार्मास्यूटिकल R&D देखिए यहाँ पर जो भी है वो प्रायोरिटी डेट सही है। तो हम वापस एक बार इसको पढ़ते हैं मगर किस पॉइंट ऑफ व्यू से? प्रायोरिटी डेट निकालने के लिए। बायो रिवाइव थेराप्यूटिक्स अ फार्मास्यूटिकल R&D फर्म हेडक्वार्टर इन हैदराबाद। द
two provisional patent application for new anti-inflammatory drug. On 5 April, it filed provisional A, closing disclosing a novel component. BRT 97 with documented into Vitrocity 0.5, oh sorry, 2 vitro efficacy. BRT 97 with documented in vitro efficacy on 5th August 2023, it filed a provisional application B. पहले वाली थी 5th अप्रैल 2023 को, दूसरी फाइल की 5th अगस्त 2023 को. August. It filed Community. provisional patent B, which disclosed novel polymeric nanoparticle based formulation of BRT-97, significantly enhancing its bioavailability. On April 3, 2024, BioReview filed a complete specification incorporating the disclosure from both provisional application. The claim in the complete specification included Claim 1, which was directed toward the chemical structure and composition of BRT-97, and Claim 3, which was directed toward the formulation of polymer-based delivery system for BRT-97, integrating the subject matter from both the provisional and A and B. तो क्लेम 3 है वो इंटीग्रेशन है 1 and 3 के साथ. तो अब बताइए कि देखिए क्लेम 1 की प्रायोरिटी तो क्या रहेगी 5th अप्रैल 5th 2020. April. ओके, अब क्लेम 3 की प्रायोरिटी क्या रहेगी? क्लेम 3 जो बना है वो प्रोविजनल 1 और 2 दोनों से बना है. तो 2 का निकालेंगे सर. हाँ, 2 का क्या डेट है 2 की? 5th August. 5th अगस्त 2023. तो 5th अगस्त 2023 Okay. एंड 5th अप्रैल 2023 ये आंसर होना चाहिए. आंसर क्या है मेंशन? Okay, होना चाहिए. हाँ, 8 का ए ही आंसर है. हो Yes. गया, सही है. तो Yes. जब हाँ आपका सर, मैटर कंप्लीटली डिस्क्लोज हो गया था उस डेट को प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम माना जाएगा. सर मैंने फोकस नहीं किया. ये क्लेम 1 में प्रोविजनल 1 की डिटेल्स है एंड क्लेम 3 में ए एंड बी की डिटेल्स है. कोई बात नहीं है सर. 9th थोड़ा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो गया था 9th. डायरेक्टली पढ़ते हैं इसके आंसर. Yes sir. The application shall be published on or after 5th July 2025 as it exits the 18-month statutory period. हो सकता है सही, मगर पढ़ना पड़ेगा पैराग्राफ. आगे बढ़िए. नेक्स्ट. The application shall not be published as the withdrawal was made more than 3 months prior to expiry date of 18 months from the filing date. ये भी correct है sir. सी. The application shall be published and the biological material must be made available to the public post publication. ये भी सही हो सकता है. डी. The application may still be published as no secrecy direction or abandon has occurred. अब पढ़ते हैं अभी इसमें क्या है. डॉक्टर मीरा, a resident biotech researcher at Gin Nature Labs, filed a patent application in India on 5th January 2024, which include a reference to a biological material deposited in an international depository under the Budapest Treaty. No early publication request was filed. The application was proceed normally and the secrecy direction was not issued. However, due to an internal strategic decision, the company filed a withdrawal request for the application on 3rd October 2024. तो अब Sir, फाइल कब हुआ था? B 5th होगा जनवरी. सर आंसर. हाँ, बी मैंने होगा. पता नहीं क्या सोच के ना कुछ से किया. सिंपल सिंपल है तो क्वेश्चन है. ये तो Over- सिंपल था. पता नहीं सर, आपके पास बैठो तो सब आंसर आ रहा है. ऐसे नहीं है मैडम, आपको आता है इसीलिए है, मैंने कुछ नहीं किया. सर 10 to 20 is all correct. ऑल करेक्ट. सर आपके? हाँ सर, ऑप्शन बी है ना सर. हाँ, ये हाँ 9 में सर. भी है बट 10 11 12 10 में मैं आपको बोलता जा रहा हूँ. आप बताइए 10 हाँ में सर. सी. आपका क्या है आंसर? हाँ सर, 9 का.
नाइन 9 का का बी, बी 10 बी। का सी, हाँ हाँ सर, हाँ सही है 11 सर। का डी। नहीं, 11, 11 का ए किया है सर मैंने। 11 का एक ही है तो 11 कर लेते हैं। सर इसमें सर थोड़ा शॉर्ट में मैंने थोड़ा ये किया है मैंने नहीं सर, पहले नाइन्थ यहाँ में। पर पढ़िए ना। आप पढ़िए, इसको पढ़िए, आप कैसे पढ़ते हैं वो मुझे समझना है। 11 मैंने नाइन्थ में 11th पढ़ना है ना सर। जी। सर इसमें ऐसे शॉर्ट में समरी की है मैंने नहीं, मेरे वैसे नहीं, अंडरस्टैंडिंग फिर से। से पढ़िए, फिर से एकदम अच्छा, जीरो। ठीक है ना सर। मिस्टर शत्रघुन is a associate professor in Eminent College of Engineering. He filed two patent application, A1 and A2. A1 is in 19 to 1920 19 February 2024 और सेकंड एप्लीकेशन है 20 March 2023 on और 2024 on 5th November 2024. During an IPR awareness program in his college, he came to know that for a patent application to be examined, a request for examination must be filed. What would be the prescribed timeline for the file request for examination for both of his patent application? क्या है क्वेश्चन? तो सर उन्होंने टू पेटेंट फाइल की थी एप्लीकेशन के लिए। एक 99 बस सर, इससे रिलेटेड आपका के। लॉजिक बता दीजिए, आपके दिमाग में क्या होना चाहिए तो ये आंसर मिल सकता है। ओके सर, मैंने एक्चुअली ना मेरे इसमें नोट्स में मैं 19 हम्म। सितंबर किया सर है मेरा 19। आंसर, मेरे मेरे क्वेश्चन को आंसर दीजिए जी। कि अगर 15 मार्च 2024 से पहले कोई एप्लीकेशन फाइल हुई है तो उसके लिए रिक्वेस्ट हम्म। फॉर एग्जामिनेशन कब तक फाइल करना है? तो 31 मंथ्स। 15 मार्च से पहले, 15 मार्च 2024 से पहले। ओके, 48 मंथ्स, 31 मंथ। और 2024 के दिन या उसके बाद में फाइल हुई है तो 31 मंथ। बस थर्टी यही वन सिनारियो को याद रखके आपको आंसर देना है, दैट्स इट। तो हाँ सर। क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होता है वो क्वेश्चन नहीं होता है, क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक होता है। अगर आपने लॉजिक ओके। सही तरीके से करेक्ट किया तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली सही आ जाएगा। और सर मैंने यहाँ पे ना एक्चुअली डेट मैंने लिखने में ना गलत किया है। जो फर्स्ट एप्लीकेशन डेट है ना, वो 19 फरवरी 2024 है ना। मैंने यहाँ पे 19 सितंबर किया है। लिखने में गलती हो गई। बट लॉजिक तो आपका क्लियर है ना? हाँ, लॉजिक क्लियर है सर। इसलिए मैं सर वो ऑप्शन में देख के इधर किया शायद मैंने। वो ऑप्शन में सितंबर है ना, तो मैंने ऊपर लिखने में सितंबर किया होगा। पॉसिबल, जल्दी से पढ़ने में आपकी गलती थी। ह्यूमन एरर। हाँ। 12 नंबर में आपका आंसर क्या है सर? यहाँ पर बी आंसर। ऑप्शन 12। एक मिनट सर, मैं क्या मोबाइल कह से ही रहे देख रहा हूँ। 12 का बी है सर, बी किया है मैंने। हैं? हाँ, मैं यहाँ। बोलना। बी किया है। बस बीजो का ही नहीं। ना ना, सिंगल सिंगल लेना है, सिंगल सिंगल वाला तेल ना पाउच અને સિંગલ સિંગલ વાળા રૂપિયા રૂપિયા વાળા હોય ને, અને શેમ્પૂના પાઉચ આ તેલના બજાજ આલમંડના આવે જો રૂપિયા રૂપિયા વાળા જ આવશે. હા, ડવના 5 રૂપિયા વાળો શેમ્પૂ આવે ને એવા 10 લઈ લો. શું લેવાની? બ્લેડ, બ્લેડ વાળી જ લઈ લે, આખી લઈ લે. હા, ના છે, નવો હમણાં જ લીધો. जी.
12 के बाद 13, 13 का आंसर क्या है सर आपका? सर 12 का बी किया है मैंने, सही है। और करेक्ट। 13 का बी है सर। सही है। 14? ए। हाँ 14 का तो कोई इशू। सर 14 इसमें कुछ, सर इसमें कुछ ट्रिक्स वगैरह है क्या सर? इसमें 14 में वगैरह कुछ यूज कर मैंने सकते हैं क्या क्या? किया पता है, मुझे ये पता था कि फॉर्म 14, सॉरी क्या बोलते हैं, फॉर्म 25। 14 का ये मैंने कैसे किया सर? फॉर्म 25 इसमें आता है सर। फॉर्म फॉर्म 25, 25। 25, फॉरेन फाइलिंग बस फॉरेन फाइलिंग का सेक्शन। 39, बस 2 का डी ढूंढो। ये पहले में है 2 का डी। सर सेक्शन फॉर्म 7, 1 है ना सर, सारे में फोर्टीन। जाएंगे एक सर। भी नहीं है मैडम, मगर ये सिंपल सा है। फॉर्म नंबर 25 में देख लो ना, फॉर्म नंबर 25 में सब सीक्रेसी चीज होती है डायरेक्शन। अंदर। फिर वो 2 का डी ढूंढ लो। 2 का डी हम्म, यहाँ पर है, फिर बाकी किसी में तो 2 का डी है ही नहीं तो सिंपल। हम्म। या मैंने फॉर्म 1 को रख के बाकी सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्या? आते हैं। आते ही है ना सर? तो इसमें आपने, आपकी स्ट्रेटेजी है सर, उसमें तो इसमें रॉन्ग होना ही नहीं चाहिए अब। या अब मैंने अभी करता हूँ सर ये। आपको भेजते जाता हूँ, आपने बोला है भेजते जाओ। सेक्शन और रूल नंबर वगैरह, प्लीज। टाइमलाइन। डॉक्टर अनुष्का, सर ये वाला, डॉक्टर अनुष्का फीमेल बायोटेक्नोलॉजी रिसर्चर एंड इंडियन रेसिडेंट फाइल्ड अ पेटेंट सही है एप्लीकेशन। ना आपका? 15 का आंसर क्या है मैडम सर आपका? आपका एक्चुअली सही मैंने है। गलती कर दिया सर, मैंने पेपर 3 का इतनी देर से देख रही हूँ, पेपर 1 में 1 to 4 करेक्ट है, 6 to 9 करेक्ट। सिर्फ 15 16 गलत है इसमें मेरा, 21 23 गलत है, इतना ही गलत है सर। चलिए तो 15 और 16 जल्दी से कर लेते हैं। 15 कर लेते हैं, फिर 16 को 5:30 बजे करेंगे। ओके सर। 15 में डॉक्टर क्या है? डॉक्टर अनुष्का कैन फाइल फॉर्म 18A फॉर बोथ अप्लायंस application as she is a female applicant। सर ये आपने क्लियर कर दिया था सर एक्चुअली, आपने मतलब ये क्वेश्चन होने के बाद आपने बोला इवन इफ इट इज कंपनी में एप्लीकेबल नहीं है, राइट? फीमेल एप्लीकेंट, इट इज ओनली व्हेन स्टार्टअप हाँ एंड नेचुरल पर्सन। आपकी, हाँ हाँ बट सर ये वो। वाले उस वक्त मुझे नहीं समझ था। मैडम, आपको पता चल गया ना? लॉजिक आपके दिमाग में क्लियर है ना कि किस लॉजिक की वजह से आंसर आया? जी दैट्स जी इट, दैट जी इज जी रिक्वायर्ड। आंसर सही जी है गलत है, इट इज सेकेंडरी थिंग। द जी प्राइमरी थिंग इज आंसर क्यों गलत है वो समझ में आना है। तो ये अभी समझ में आ गया था सर। सर, क्योंकि जॉइंट यानी फीमेल रिसर्च और इन्वेंशन फाइल किया है कंपनी के साथ, तो उसका वो बेनिफिट नहीं मिलेगा एक्सपेडिशन एग्जामिनेशन का। बट इफ शी इज एन कि- एक्चुअल पर्सन और स्टार्टअप कंपनी देन यस। हम्म। नहीं, ओके। नेचुरल पर्सन ही चाहिए सभी। ओके। यानी सर इंडिविजुअल अगर कैपेसिटी में ही शीतल चाहिए। मैडम आप फाइल करते हैं पेटेंट एप्लीकेशन को, एज यू आर अ फीमेल कैंडिडेट, तो बाकी के सभी पर्सन्स नेचुरल पर्सन ही चाहिए। ओके। स्टार्टअप नहीं चलेगा, अदर कंपनीज नहीं चलेगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं चलेगा। ओके सर। हम्म। अगर मैं और गौरव सर साथ में मिलके आपके साथ एप्लीकेशन फाइल करें तो हम दोनों नेचुरल पर्सन हैं, इसीलिए हमें एक्सपेडाइटेड करने का मौका मिलेगा। हम्म। 6 को पढ़िए मैडम, आंसर्स को। on 16 sir, आंसर ही पढ़िए। Mr. Rohan can oppose both amendments until 3 months from 1st February 2025, the date of amendment filing। मुझे वो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा सर। तो शॉर्ट में बताओ क्या सर मैं? हाँ। जी बताइए। अ, मैंने मिस्टर नीरज को एन कर दिया है, डॉक्टर एन ने फाइल किया है पिटीशन 1 फरवरी 2025 को, और वो एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट चले गए। तो कंट्रोल ने अलाउ पेंडिंग एप्लीकेशंस है एक्स, और जो पेटेंट वाई है वो ग्रांटेड है ऑलरेडी। एक हम्म। पेटेंट ऑलरेडी पेंडिंग है, और एक पेटेंट जो फाइल किया वो ग्रांटेड है ऑलरेडी। तो जो पेटेंट वाई है वो ट्रीटेड एज अ सबमिसिव
और सबमिसिव कंसिडर होगा, और पब्लिश्ड जो हुई थी पेटेंट पाए वो 15 मार्च 2025 को हुई थी। तो इशू क्या है सर, इसमें जो कॉम्पिटिटर है डॉक्टर आर, उसने फाइल किया अपोजिशन। हम्म नहीं समझ में नहीं आ रहा सर, पढ़ लूँ क्या? क्वेश्चन ही पढ़ लेता हूँ। मैम कंफ्यूज हो गए। सर नहीं पता। हाँ नहीं पढ़ता ऑन हूँ सर मैं। 1 फरवरी, जी पढ़िए। On 1st February 2025, Dr. Neeraj filed a application for amendment to amend both pending applications, application X, to correct the diagram error and granted patent Y to एक में explain key एक term. एप्लीकेशन है और एक पेटेंट है जिसमें Okay. अमेंडमेंट हो रहा है। Um, to फिर से टू explain key term used in the यूज्ड इन। claim. Okay. The controller allow both amendments. Controller ने allow कर दिया both amendments, finding them valid as they were limited to correction and explanation. The amendment related to patent Y was treated as a submissive and published, substantive, and published on 15 March 2025. 25। जो कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर मिस्टर रोहन, नाउ सीक फॉर टू फाइंड टू फाइल अपोजिशन as per patent act and rule, which of the following statement correctly reflect Mr. Rohan legal rights? ने कंट्रोलर ने तो ऑल ओके ओके हम्म बोल दिया है, मैंने मिस्टर डॉक्टर नीरज को जो हम्म पेटेंट एक्ट के लिए जो बेनिफिट है वो मिलने वाले थे। आप ये बताइए सर कि क्या पेटेंट पब्लिश होने के बाद कोई हम्म। भी पर्सन उसे ओपोज कर सकता है अमेंडमेंट को? सर पेटेंट अमेंड अमेंडमेंट हुई के हाँ, अमेंडमेंट सर करेक्शन करेक्शन के लिए हाँ कर पूछ रहे सकते हैं हैं। सर। clerical errors we can do, but we cannot हाँ increase the scope of हाँ the specifications. हाँ वो तो सही बात है मैडम कि स्कोप हाँ बढ़ा नहीं सकते हो, बट क्या कोई उसे ओपोज कर सकता है, हाँ या ना? कर Yeah, सकता है, कर post सकता grant है। opposition. पोस्ट ग्रांट ओपोजिशन नहीं मैडम, अंडर सेक्शन पोस्ट 57 सब क्लोज 4 पढ़िए। state that opposition to amend must file within 3 months from the date of publication of the amendment. परफेक्ट। Opposed only पेटेंटेड जो भी है वो अपोज कर सकता है विद इन 3 मंथ्स। हम्म 57(4), 57(4). where an application under हम्म section 3, any person interested may within prescribed period give notice to the contact. कर सकता है सर, हाँ तो पर जो ऑप्शन भी। क्या है? वो सही है, आप ऑप्शन में पढ़ ले। हाँ। क्या ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? मिस्टर रोहन कैन अपोज बोथ अमेंडमेंट until 3 months from 1st Feb 2025, the date of amendment filing. अब इसमें गलत क्या है? ये गलत है, मगर क्या गलत है? बोथ नहीं कर सकते सर, जो पेटेंटेड है वो कर सकते हैं। एग्जैक्टली, यस यू आर राइट। और ऑप्शन बी है कि मिस्टर रोहन कैन अपोज ओनली अमेंडमेंट टू पेटेंट वाई, जो पेटेंटेड है ऑलरेडी वो क्लेम वो नहीं कर सकते क्लेम प्लेस में। जो नए अमेंडमेंट में जो क्लेम करेंगे, राइट ना सर? यस। जो नए अमेंडमेंट में जो क्लेम्स है, जो डॉक्टर नीरज करेंगे उसमें एक अमेंड यानी अपोज कर सकते हैं। मस्ट Rohan फाइल can oppose अपोजिशन। only the amendment to कब कर patent. Why सकते it's हैं? correct? No. क्या है मैडम? बोथ बोथ लिखा है, बोथ कहाँ पर होता No, है? no, B is correct. I'm telling, sir. हाँ मिस्टर रोहन कैन oppose only the amended to patent Y and Because must it's file a opposition within three granted months patent. सही है। हम्म। सी, बी सही है मैडम। B सही लग गया। सी। नहीं फाइल ही नहीं हुआ है सर, कंट्रोलर ने कुछ किया ही नहीं है तो कर ही मिस्टर नहीं रोहन सकते। कैन oppose the amendment to application X only, X का तो हुआ होगा ही नहीं opposition। पब्लिश भी नहीं हुआ है सर वो। एंड बी। पब्लिश सर बोरो सही है क्या थिंकिंग सर?
सही है सर थिंकिंग। मिस्टर रोहन कैन फाइल ऑपोजिशन टू बोथ अमेंडमेंट्स ओनली आफ्टर द पेंडिंग एप्लीकेशन गेट्स ग्रांटेड। नहीं, वो भी बात नहीं है। उससे पहले ही जो पेटेंट ग्रांट हो चुकी है, जिस पे अमेंडमेंट आ चुका है, उसमें अपोज कर सकते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। जी ही बहुत ही सिंपल सा आंसर है, ये कोई खास इसमें इतना ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है। तो ये हो गया। मैडम आपने क्या गलती कर दी थी तो फिर? मैंने क्या किया था सर? मैंने सी डाल दिया था। आपने दोपहर को ये पेपर दिया है? दोपहर को नींद आ जाती है, अच्छा, नींद में सर पेपर देते सर, कैसे होगा सर रीड राइटिंग वर्क दोपहर में? हैं। मुझे आ जाती है नींद, कभी कभी मैं ले लेता हूँ एक हाँ नाइट। सर, मुझे आ जाती है सर। मैं कॉफी के बिना रह ही नहीं सकता सर। खाना खाने के बाद मैं पहले कॉफी लेता हूँ सर। हाँ, नहीं लेना मेरी चाहिए, वीकनेस है सर। मेरी वीकनेस है शुगर कॉफी। स्पाइक हो जाएगा फिर। सर डार्क चॉकलेट लेके रखना पड़ेगा सर मुझे, बहुत सारे। डार्क चॉकलेट और कॉफी। सर 5:30 विल ज्वाइन अगेन। मैडम 5:30 ओके सर। अभी एंड करते हैं 5:30 को वापस। यही लिंक। जी जी सर, थैंक यू।